सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। चलो बताओ जरा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो एक तो आपका चलो लेंथ हो गया, एक तो आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। इसके अलावा बताओ, चलो एक तो मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल मतलब रजिस्टिविटी, ठीक है। या फिर और क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी है दैट इज रेसिप्रोकल, यस या नो। और तीसरा लिख सकते हैं अपन, बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए। क्या इसके अलावा कोई और मटेरियल है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? वेरी गुड, दैट इज व्हाट, टेम्परेचर। अभी मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, टेम्परेचर, दैट इज व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन सारे मटेरियल्स पे, इन सारे पैरामीटर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जितने मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है उतने तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझो जरा बात को। क्वेश्चन यार ऐसा नहीं है कि पहले से फिक्स करके आते चले आए हैं, मतलब जो चीजें पढ़ते हो आप उसी में से, मतलब अगर आप ढंग से चीजों को पढ़ो ना तो आपको एग्जैक्टली ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। याद रखना इस बात को, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ोगे ना तो आप एक गेस कर सकते हो कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है। याद रखना, ठीक है। खैर, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, ठीक है ना। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम टाइम में जब क्वेश्चन देता है तो उस टाइम पे ये जो मटेरियल होता है ये क्या रहता है, सेम। इसका मतलब कि ये जो मटेरियल, जो रेजिस्टिविटी है या जो कंडक्टिविटी है, इट विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर बात। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे, टेम्परेचर पे, तो देयर इज अ रिलेशन दैट इज व्हाट, आर टी इज इक्वल टू व्हाट, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो दो तरीके होते हैं पढ़ने के, एक तो आप डायरेक्ट क्या करो, आर टी इक्वल टू आर नॉट अल्फा प्लस डेल्टा टी, ये आपने पढ़ लिया, रट लिया बेसिकली, कि ये किताब में था मैंने रट लिया, पता ही नहीं है क्या है, कैसे है, कब यूज करेंगे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बस हाँ हमें पता है कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक तरीका वो है, उसको बोलते हैं रटना। और एक तरीका ये है कि पहले अपन ये देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा किस रिलेशन के साथ डिपेंड करता है। तो आपको पता चला कि हाँ इस रिलेशन के साथ डिपेंड करता है। तो जब आपने ये समझ के कि लाइक यहाँ पे इसके थ्रू आप आए ना, तो इसका मतलब आप समझ की चीजों को कर रहे हो। दिस इज द डिफरेंस रटने में और समझने में। आ रही बात समझ में? अब ये चीज आपको याद रहने वाली है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस इन चारों पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब इन चारों में से बेसिकली हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबका रिलेशन देखने वाले हैं। क्लियर बात? तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो अल्फा है दैट इज व्हाट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसकी यूनिट क्या है, 1/डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा, ठीक है। और ये जो अल्फा है दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। अल्फा इज व्हाट, पॉजिटिव फॉर व्हाट, फॉर कंडक्टर, या फिर मेटल्स बोल सकते हो आप, फॉर कंडक्टर। एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर व्हाट, बोलो, अल्फा इज व्हाट, नेगेटिव फॉर व्हाट, सेमी कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एज वेल एज
इंसुलेटर। अब वो बात अलग है कि जो इंसुलेटर होता है उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो जो थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, हमें उसके बारे में रियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। खैर, तो अब यहां पे अब किसी दिमाग सर अल्फा के पॉजिटिव निगेटिव होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? तो देखो यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखूं, व्हाट इज आर टी? आर टी इक्वल टू व्हाट? आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अगर यहां पे अल्फा पॉजिटिव है, अगर यहां पे अल्फा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब देखो जरा कि आर नॉट, मतलब अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये मतलब पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होएगी, अगर आप ओवरऑल जो वैल्यू होगी, अगर ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो यही वजह है कि आप क्या बोलते हो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। बट अगर यही साइन यहाँ पे निगेटिव हो, तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये जो जितना पहले था उसमें से भी क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो सिंपल सा कि अगर अल्फा की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे माइनस है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होएगी। तो आप कब बोलते हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या इतनी बात हमें क्लियर है कि अल्फा, एक अल्फा है ना, ठीक है, अल्फा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि फॉर कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड फॉर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटने वाला है। प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं ना, ठीक है, डोपिंग नहीं, ठीक है। खैर, तो यहां पे हमने पहले टेम्परेचर को इसलिए पढ़ लिया लाइक ये चीज हमारी साइड में हो जाए, मतलब इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब इस पे एक कांस्टेंट होता है और इसका रिलेशन हमने पढ़ लिया। तब कहीं ना कहीं हमारे सामने जो अभी नेक्स्ट टास्क है, ये लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर के है, ठीक है ना। अब देखो, अब जब बात आती है कि रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है किसी भी कंडक्टर का, दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दैट इज व्हाट बेसिकली पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसका मैं क्या चेंज कर रहा हूं? दैट इज रेडियस, ठीक है ना, दैट इज रेडियस। तो रेडियस चेंज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है बोलोगे कि क्या, कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कई बार आपके सामने पता है क्या देखने को मिलेगा? कई बार आपके सामने क्या देखने को मिलेगा कि पाई और रेडियस कैन बी रिटेन एज व्हाट? एनीवन? डायमीटर डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ या ना? डायमीटर डिवाइड बाई 2। मैं जस्ट आपके सामने ये रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार आपसे होगा रेडियस चेंज कर देगा, कई बार डायमीटर चेंज कर देगा, कई बार लेंथ चेंज कर देगा, कई बार क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देगा। तो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए यार ये तो उस पर हमने आर के फॉर्मूले में तो कभी रेडियस आया ही नहीं, तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में क्या? अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फिर आप क्या बोलोगे कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और एरिया और कहीं भी रेडियस तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब रेडियस इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। बट ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। या फिर हो सकता है रेडियस ना टर्म यूज करे, क्या यूज कर ले? डायमीटर। तो हमें वो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। समझ में आया क्या? अब देखना जरा, यहां पे पहले आप ये देखोगे कि कितने केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे, इस दो केसेस को लेकर के कितने केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केस 1, केस 1 क्या है? आपसे ऐसा बोले कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, दैट इज व्हाट? कांस्टेंट।
बोल दिया ना उसने कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कांस्टेंट है, और जो लेंथ है दैट इज व्हाट, वेरिएबल। लेंथ इज व्हाट, वेरिएबल। मान लो सपोज दैट इज केस नंबर 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट, और जो आपका लेंथ है दैट इज वेरिएबल। क्लियर है क्या? दैट इज वेरिएबल। अब यहां पे देखो जरा, तो ऐसे सिचुएशन में बाकी ऑब्वियस ही बात है, मतलब अबे बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और मटेरियल की रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी वो भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब क्या है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो यार, एक हमने रेजिस्टेंस लिया था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था A1 और लेंथ था L1। हमने क्या किया, इसी मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमने किया, बट अभी जो लेंथ है हमने क्या कर दिया, काइंड ऑफ चेंज कर दिया कि लाइक एरिया अभी भी क्या है A1, बट जो लेंथ है दैट विल बी व्हाट, L2। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो आपका रो होगा इट विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। यस या नो? तो यहां से अगर पूछेगा कि लाइक चलो ठीक है बताओ इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो बताओ R2 क्या होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, R2 क्या होगा? तो सिंपल सी बात है यार, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A। चलो मैं दोनों सेम है तो लाइक सिंपली A लिखता हूं मैं, रो L1 अपॉन A। इसका बताइए क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A। ठीक है ना? अब अगर A भी पता है हमें, मतलब इस तरीके से, अब मुझे निकालना क्या है, R2, तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो चाहे R1 बाई R2 करो, चाहे R2 बाई R1 करो। तो मान लो मुझे R2 चाहिए तो मैंने क्या किया, R2 बाई R1, R2 बाई R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A डिवाइड बाई रो L1 अपॉन A। तो रो कैंसिल, A कैंसिल, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये L2 बाई L1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि R2 इज डायरेक्टली, मतलब एक तरीके से इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। मतलब अगर ए वाला केस है, अगर आप लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। लेंथ को आप 4 टाइम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम। समझ में आया क्या? बट याद रखना ये तभी होगा जब ये वाला केस रहेगा। अगर गलती से उसने एरिया चेंज करने को बोल दिया होता तब फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, इस एक पॉइंट बताना, ये जो केस है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेरिएबल है। वॉल्यूम का मतलब क्या, हमें एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड करना है, हाँ तभी होगा ना ये। अगर मुझसे कोई ये बोले कि यार ये रजिस्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, एक काम करो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रख के लेंथ डबल कर दो, तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, लाना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना, तो वॉल्यूम इज वेरिएबल। क्योंकि इसमें एक स्पेशल केस आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें वॉल्यूम को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। ठीक है ना? वो अभी केस की बात करते हैं, पहले ये केस सबको क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अभी एरिया चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब एरिया नहीं चेंज हुआ तो रेडियस नहीं चेंज हुआ या फिर डायमीटर कुछ नहीं चेंज हुआ होगा। क्लियर है क्या? तो फॉर एग्जांपल एक ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं वर्बली, क्या कि एक 5 मीटर का, सपोज 5 मीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो बताओ अगर वो 15 मीटर का हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बोलो? 300 ओम। 300 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस कितने टाइम, लेंथ कितने टाइम बढ़ रहा है, 3 टाइम्स। लेंथ 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी कितने टाइम बढ़ जाएगा,
3 टाइम्स, बट ये हमेशा नहीं होगा, याद रखना। ये तभी होगा जब उसने एरिया पे कोई कमेंट ना करा हो, ठीक है ना, मतलब एरिया को कांस्टेंट रखा हो। अब यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल ले लेते हैं और सपोज लेंथ को क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। लेंथ को क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो A1 L A2 एंड L, ठीक है ना। अच्छा एक बात और याद रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल मतलब रेडियस इज व्हाट, वेरिएबल, यस या नो। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल मतलब सिंपल सा है कि रेडियस इज वेरिएबल। सर ये रेडियस है कहाँ, ए है रेडियस, दैट इज सपोज R1 एंड दैट इज सपोज R2, ठीक है ना, R1 एंड R2। अब अगर कोई पूछे कि इसका रेजिस्टेंस बताओ R1, तो आप क्या बोलोगे, बोलो जल्दी, रो L अपॉन A1, या फिर मान लो रेडियस में पूछा है तब क्या बोलोगे, बोलो रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर डायमीटर में पूछा होगा तो डायमीटर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। R2 बताइए, R2 क्या हो जाएगा, रो के बाद क्या, L अपॉन A2 या फिर रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना, रो पाई R2 स्क्वायर। चलो मुझे R1 और मुझे मान लो आप R2 की वैल्यू बताओ, या फिर R1 बाई R2 का रेशियो बताओ, आप R1 बाई R2 का रेशियो, A2 बाई A1 या फिर R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, यस या नो। रेशियो लेना यार, अगर मैं यहां पे रेशियो लूं तो क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 इक्वल टू वॉट, A2 बाई A1 या सॉरी A1 बाई A2। आपने अगर लिया होगा तो R1 बाई R2 लिया होगा, तब क्या आया होगा, A2 बाई A1। तो R2 बाई R1 इक्वल टू वॉट, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये सब कहां से आ रहा है, सबको क्लियर है ना, क्योंकि रेशियो लिया है, जस्ट वो आपके सामने एक्सप्रेशन है, रेशियो लिया है दोनों का। ओके, थर्ड केस क्या हो सकता है, तो थर्ड केस ये हो सकता है लेंथ भी वेरिएबल हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरिएबल हो। अब यहां पे ना दो केसेज आ जाते हैं, ए और बी। इस केस के फिर से दो केसेज आ जाएंगे, समझना जा रहा, इस केस के फर्दर दो केस में हो जाएंगे, क्या, वॉल्यूम इज वेरिएबल एंड सेकेंड इज व्हाट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इज वेरिएबल एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब थर्ड केस में दो केस आ रहे हैं, याद रखना, केस 3 उसमें दो केसेज आएंगे, तो वॉल्यूम इज वेरिएबल, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, एक तो ऐसा है कि ठीक है मैं इसका मतलब ए था, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज कर दे रहा हूं, मैं इसका लेंथ भी चेंज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम। दूसरा केस क्या है, मैं इसी को पकड़े हुए हूं, मैं कुछ ऐसा करता हूं क्या, लेकिन जैसे सपोज इसको मैं जलाता हूं, ठीक है ना, अब ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। अब मैं इसको खींच दूं, मैं इसको खींच दूं, तो उस समय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, बट लेंथ क्या होगा, बट एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम। मटेरियल तो वही है ना, इसमें ना मैंने ऐड किया ना मैंने निकाला, तो वो कौन सा केस है, दैट इज फोर्थ वन। और तीसरा केस क्या था कि आप उसका लेंथ भी चेंज कर रहे हो, आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज कर रहे हो, बट आप उसका मतलब आप उसमें मटेरियल ऐड ऑन कर रहे हो, क्लियर है क्या बात। तो पहले इसको खत्म करते हैं, ए वाले को।
तो मतलब क्या है, दो मटेरियल, बोलो जरा। अब तो चीजें आप डिराइव कर सकते हो यार, बोलो क्या लें इसका। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लेंथ L1, लेंथ L1, दोनों ही लेना पड़ेगा, यस या नो, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं A1 और L1। क्या हो जाएगा, A2 और L2, A1 L1। बट याद रखना इसमें क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मान लो मैंने मान लिया V, तो इसका भी इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2, सॉरी V1 और V2, मतलब वॉल्यूम चेंज है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, अभी इसको अपन बाद में डील करेंगे, ठीक है, अभी मैं इसी में डील कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो बोलो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो R1 बोलो, R1 रो L1 अपॉन A1, क्योंकि L1 भी ठीक है, और R2 बोलो रो L2 अपॉन A2। मैं फिर से याद दिला दूं, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो अगर मुझसे कोई बोले कि व्हाट इज R2 बाई R1, तो मैं इसका रेशियो लूंगा, तो क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2 डिवाइड बाई रो L1 अपॉन A1, तो क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, बोलो जरा, A1 L2 अपॉन A2 L1। समझ में आया क्या, क्लियर है। R2 R1 A1 L2 अपॉन A2 L1। या फिर मान लीजिए आपसे अच्छा एक बात और, इसको आप रटने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है आप रट लो A1 L2 A2 L1 और आपने इधर का ध्यान नहीं दिया कि ये R2 बाई R1 है या R2 बाई R1 है या R1 बाई R2, तब भी आप गलत कर जाओगे। या तो आप ढंग से रट लेना कि हाँ ठीक है R2 बाई R1 था तो ये आया था, ठीक है, बट अगर ऊपर ऊपर से रटा फिर आप गलती करने वाले हो। तो बेटर ऑप्शन यही है कि मैं पूरा डेरिवेशन इसीलिए करा रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत के तुरंत आप ये डेरिवेशन कर सकते हो। क्लियर है क्या, ठीक है। तो मान लीजिए उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कमेंट नहीं किया, उसने बोला रेडियस डबल कर दिया मैंने, तब क्या लिखोगे आप, जल्दी बोलो। R2 बाई R1 इक्वल टू वॉट, R1 स्क्वायर इंटू L2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर इंटू L1। ये सारे न्यूमेरिकल हैं, बस मैं डाटा नहीं ले रहा हूं, याद रखना ये सारे न्यूमेरिकल हैं, ऐसा नहीं ये सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, सारे मतलब लाइक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक तरीके से, बस जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। तो R2 बाई R1, R1 L2 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, क्योंकि अगर उसने बोला, देखो डिफरेंस है ना दोनों में, अगर उसने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया तो आंसर कुछ और आएगा, बट अगर उसने बोला रेडियस डबल कर दिया तो आंसर कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है क्या, जैसे अगर उसने बोला कि मान लो एरिया था 2, अगर उसने बोला डबल कर दिया, मान लो एरिया था 2, उसने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया, तो आप क्या लिखोगे 4, यस या नो। उसने बोला रेडियस 2 था, रेडियस 2 था और उसने डबल कर दिया, तो रेडियस क्या लिखोगे 4, बट जब आप सॉरी हाँ रेडियस क्या लिखोगे लाइक 4, बट जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालोगे ना तो समय क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, मतलब 4 का होल स्क्वायर लाइक 16 पाई। समझ में आ रहा है क्या, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे आप कि जब उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला तो देखो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया जब डबल करने की बात करी थी कितना हुआ, 2 से 4 हुआ, बट जब रेडियस की डबल करने की बात करी तो एरिया कितना हो गया, 16 टाइम बढ़ गया, 16 टाइम्स। रेडियस डबल किया तो एरिया 16 टाइम्स बढ़ गया, यस या नो, ठीक है। बट अगर उसने एरिया डबल किया तो सिर्फ डबल ही होएगा,
तो इसलिए मैं दोनों लिखवा रहा हूं, देखो जरा, ठीक है, इसलिए मैं दोनों लिखवा रहा हूं ताकि आपको चीजें जरा भी परेशान ना करें। मतलब ए हमारा ए भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस दिस इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरिएबल, लेंथ इज ऑल्सो वेरिएबल, बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, लिखेंगे तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। एक कंडक्टर लिया आपने, अच्छा यहां पे देखो लैंग्वेज क्या क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम इज कांस्टेंट या फिर क्या लिखेंगे, वायर इज स्ट्रेच्ड। अगर मैं खींच रहा हूं तो वॉल्यूम चेंज होगा क्या, अगर मैं वायर को खींच रहा हूं तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, बस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ चेंज हो जाएगा ना। वॉल्यूम मतलब मटेरियल की क्वांटिटी, आ रही बात समझ में। अब अगर मैं इसको जला के खींच रहा हूं तो मतलब इसका मटेरियल थोड़ी चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वायर इज व्हाट, स्ट्रेच्ड, तो ये वर्ड रहेगा तब भी यही इस केस है, और मैक्सिमम यही वर्ड पूछा जाता है, ठीक है ना, कि वायर इज स्ट्रेच्ड, तो वायर इज स्ट्रेच्ड, या तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, या फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा मतलब स्टेटमेंट दिया कि वायर इज स्ट्रेच्ड, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वॉल्यूम इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे आप। खैर मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था A1, लेंथ था L1। अब इसी को खींच करके, अच्छा जरूरी नहीं है वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर में बी कंप्रेस्ड ऑल्सो, समझ में आ रहा है क्या, दबा दो, कंप्रेस भी कर सकते हो आप, मतलब इसी वायर को, बस हमें इतना पता है कि अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा तो लेंथ बढ़ेगी, एरिया घटेगा, यस नो, ये तो कॉमन सेंस है। और अगर वायर को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, लेंथ घटेगा, एरिया बढ़ेगा, यस नो, ठीक है। अगर हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वायर को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो सारी चीजें आपके सामने है। यहां पे मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने से ऑब्वियस सी बात है जो इसका लेंथ हुआ होगा क्या हुआ होगा, इंक्रीज। तो सपोज दैट लेंथ इज, अच्छा जब वो बढ़ा होगा तो किसी ना किसी फैक्टर से बढ़ा होगा ना, समझो जरा, जब लेंथ बढ़ा होगा किसी ना किसी फैक्टर से ही बढ़ा होगा, लाइक डबल हो गया होगा, ट्रिपल हो गया होगा, 2.5 टाइम्स हो गया होगा, 6 टाइम्स हो गया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेंथ का वायर था 7 मीटर, ठीक है ना, अभी बढ़ करके कितना हो गया 14, मतलब कितने टाइम बढ़ गया ये, 2 टाइम्स। मान लो किसी ने बोला कि नहीं 7 से 10 हो गया, कितने टाइम बढ़ गया ये, 10/7, बोलो हाँ या ना, अरे रेशियो ले लेंगे सिंपल। तो कोई भी नंबर हो उसे हम n टाइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, बस ये बता दो, लाइक फाइनल माइन डिवाइड बाय इनिशियल, सिंपल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहां पे क्या मैं ऐसे लिख दूं, L2 इक्वल टू n टाइम ऑफ L1, बोलो हाँ या ना, L2 इज n टाइम ऑफ L1, मतलब हमने लेंथ को n टाइम इंक्रीज कर दिया, खींच करके लंबा कर दिया। अच्छा अगर हम ये ध्यान से समझो, अब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, बोलो स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। बट अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या कर रहे हैं अपन, बोलो यार कंप्रेस। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, जैसे 10 था, कंप्रेस करके मैंने 5 कर दिया, तो व्हाट इज n, व्हाट इज n, 10 से 5 कर दिया, 5/10 ना, लाइक 1/2, 1/2 इज लेस देन व्हाट, 1 ना, समझो क्लियर है क्या। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मतलब हम स्ट्रेच कर रहे हैं,
n की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा नहीं, कभी भी याद रखना ऐसे क्वेश्चन में वो कभी नहीं बोलता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, मतलब चेंज हो रहा है, कभी नहीं बोलता। मतलब बाय डिफॉल्ट तो आपको समझना पड़ेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वो समझना पड़ेगा। जब भी बोला ना स्ट्रेच, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना हो जाएगा A2, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा L2। मतलब अभी मैं A1 L1 A2 L2, ठीक है ना। वो बात अलग है कि L2 इक्वल टू व्हाट, एन टाइम ऑफ L1। अगर मैं पूछूं क्या A1 और A2 में आपके पास कोई रिलेशन है क्या, क्योंकि आगे मुझे प्रोसीड करने के लिए मुझे रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। ये तो लिख लिया हमने। तो अभी हमने क्या देखा है, जस्ट ये देखा है कि जो L2 है दैट इज एन टाइम ऑफ L1। अब मुझे एक रिलेशन और चाहिए कि क्या, कि A2 इज व्हाट, A2 और A1 में रिलेशन चाहिए, A2 और A1 में रिलेशन चाहिए। तो या तो वो बोले कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या तो बोले वायर इज स्ट्रेच्ड, या तो बोले वायर इज कंप्रेस्ड। तीनों ही केसेस में हमें पता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जितना इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होने वाला है। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। आ रही बात समझ में। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कोई सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर इसका हाइट है h, इसकी रेडियस है r। व्हाट इज वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर h, सुना तो होगा। एक्चुअली दिस पाई r स्क्वायर इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस इज व्हाट, हाइट। तो इसका मतलब क्या मैं इसको a इंटू एच लिख सकता हूं क्या, एरिया इंटू हाइट। समझ में आ गया। चलिए इधर आ जाइए। तो हमें पता है क्या कि वॉल्यूम इज, हमें पता है क्या कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब पहले केस में वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इंटू L1, बोलो हाँ या ना, दैट इज वॉल्यूम। दूसरे केस में वॉल्यूम बोलो A2 और लेंथ कितना L2। हाँ मतलब अभी लिखेंगे उसको, ठीक है ना। L2 को अभी अपन क्या लिख देंगे, एन टाइम ऑफ L1। ए कहां से लिखा, सबको समझ में आया कि नहीं। ए लाइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। चलो हमें चाहिए A1 और A2 में रिलेशन, A1 L1 A2 L2 की जगह n टाइम ऑफ L1। यहां पे L1 और L1 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या देखा हमने यहां पे कि A2 बाई A1 इज, A2 बाई A1 इज व्हाट, 1 बाई n। आप अगर A1 बाई A2 लिखोगे तो n आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। A2 बाई A1 इज 1 बाई n, समझ में आ गया। A2 बाई A1 इज व्हाट, क्या अभी हमें एरिया और लेंथ में रिलेशन आ चुका है, हमारे पास एरिया और लेंथ में रिलेशन आ चुका है। सर हम कर क्यों रहे हैं ये, क्योंकि जो हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो मुझे L में भी रिलेशन चाहिए और A में भी रिलेशन चाहिए, तभी मैं उसको आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। अगर मैंने बिना एरिया में रिलेशन जाने प्रोसीड कर दिया होता तो फिर से आना पड़ता एरिया निकालने के लिए, इसलिए पहले से निकाल के चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो L2 इज n टाइम ऑफ L1, A2 इज व्हाट, मतलब A2 अपॉन, यहां से आप चाहे तो ऐसे कर लो, L2 बाई
L1 अपॉन L2 इक्वल टू व्हाट, बोलो जरा। L1 अपॉन L2 इज व्हाट, चलो कुछ भी निकाल लो फिलहाल तो। L1 अपॉन L2 इज व्हाट, L1 अपॉन L2 इज व्हाट 1 बाई n, ठीक है ना। L1 अपॉन L2 इज व्हाट 1 बाई n। क्लियर है क्या? कंफ्यूज मत होना, लाइक A1 अपॉन A2 यहाँ पे n अपॉन 1 हो जाएगा और L2 अपॉन L1 यहाँ पे बेसिकली n हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो मर्जी, क्योंकि मैं वहां पे अभी जो आगे आने वाला उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा उस वे में लेके चल रहा हूं। तो क्या हो गया यहाँ पे, L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1 बाई n, डन। अब ये सारी चीजें तो हमें क्लियर हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं। मतलब हम याद रखेंगे दिस केस इज वैलिड व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वायर इज स्ट्रेच्ड या वायर इज कंप्रेस्ड। इन तीनों में से कोई ना कोई हिंट आपको जरूर दे देगा, तीनों में से एक ही देगा, लेकिन याद रखना ये नहीं तीनों देगा वो। ओके, अब देखो जरा यार, पहले केस में, अगर मैं पहले केस में रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। तो रो पहले केस में लेंथ क्या था L1 और एरिया क्या था, दूसरे केस में भी बताओ, रो लेंथ L2, एरिया क्या है आपका A2, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे क्या करूं, डिवाइड करूं R2 बाई R1, R2 बाई R1, बोलो क्या होने वाला है, R2 बाई R1 क्या होने वाला है, तो रो L2 A2 डिवाइड बाई रो L1 A1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रो कैंसिल, ठीक है, क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, और क्या हो जाएगा L2 अपॉन L1, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे अपन एक चीज और दे सकते हैं कि अगर मैं L2 अपॉन L1 की बात करूं तो कितना आ जाएगा n, और अगर मैं A1 अपॉन A2 की बात करूं, A1 अपॉन A2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा n। समझ में आया क्या? अगर A2 बाई A1 1 अपॉन n है तो A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। L1 अपॉन L2 1 बाई n है तो L2 अपॉन L1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू व्हाट, A1 अपॉन A2 कितना है देखो जरा, दैट इज व्हाट n, और L2 अपॉन L1 कितना है, दैट इज अगेन n। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन इज व्हाट, R2 इज n स्क्वायर टाइम ऑफ R1। समझ में आया क्या, R2 इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। अब याद करना बड़ी बात नहीं है, इसमें बड़ी बात होती है इसको यूज करना। याद तो हमें हो जाता है बट इसको यूज कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो R2 इज व्हाट, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। पहले आप यहां तक लिख लो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो बेसिकली ये इसी से पूछते हैं। तो R2 इज व्हाट, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। व्हाट इज n, रजिस्ट की कितने टाइम आप स्ट्रेच कर रहे हो या कितने टाइम कंप्रेस कर रहे हो, कितने टाइम स्ट्रेच कर रहे हो या कितने टाइम कंप्रेस कर रहे हो। अगर ये स्ट्रेचिंग और स्ट्रेच या कंप्रेस करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर उसमें लेंथ और वॉल्यूम, लेंथ और एरिया अलग अलग होता, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आप उसे या तो स्ट्रेच करोगे या तो उसे कंप्रेस करोगे। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसको कल देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे और कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। वो सारी बातें अपन कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज वाले सेशन में किसी को कोई डाउट है, ठीक है।